हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू करते अपने जीएसटी की डिस्कशन को और हम चैप्टर नंबर 2 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कवर करते हैं इस वीडियो में। और पहला क्वेश्चन है, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। मेघराज एंड कंपनी है वो बिजनेस करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, पूरे पंजाब में करना चाहते हैं और अपने पड़ोसी राज्य दिल्ली और हरियाणा में भी करना चाहते हैं। Now kindly state as to what is the taxable event under GST। अब बताइए GST में टैक्सेबल इवेंट क्या है एंड CGST SGST की और IGST की क्या लेविएबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे देना है। टैक्सेबल इवेंट जो GST में वो है सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है तो टैक्सेबल इवेंट है, या फिर दोनों का बोथ। मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर, कंसिडरेशन के लिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जब लगता है जब इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब एक ही राज्य में अगर हो तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाता है, और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो उस पर आईजीएसटी लग जाता है। वही इन्होंने इस जवाब में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है? दिल्ली में। इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच। अपन कुछ गुड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने ही ब्रांच को जो कि रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के करना चाहते हैं। अब ये अपने ही ब्रांच को करना चाहते हैं और ये इनका रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर हो जाएगा, या दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है सेम पैन पे होगा तो ये डिस्टिंक्ट बन जाएगा ये, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम वन द ब्रांच। तो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है ब्रांच को बिना कंसिडरेशन के हो रहा है, तो ये उसमें फॉल कर गया ना। ये जो शेड्यूल 1 में जो 4 पॉइंट है, द कंपनी बिलीव दैट द ट्रांजेक्शन दैट विल बी अंडरटेकन इट विल नॉट कॉल। कंपनी कह रही है कल ये कंसिडरेशन होगा, मतलब सप्लाई है ही नहीं क्योंकि इस पर कंसिडरेशन नहीं है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब बताइए क्या ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है ब्रांच ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को हो रहा है, क्या ये सप्लाई होगा? तो यस सप्लाई होगा, लेकिन हमें इसमें कैसे जवाब को फ्रेम करना है, आंसर को वो पता चल जाएगा। देखो एज पर शेड्यूल 1, हमने ना शेड्यूल 1 में वो 4 चीज़ें हैं, रीड विथ सेक्शन 7(1)(c), सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत बिटवीन रिलेटेड पार्टी के बीच में जो कोई ट्रांजेक्शन होगी, या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच होगी, इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के लिए होगी, बिजनेस रिलेटेड चीजें होंगी, तो उसको हम डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के होगा तब भी। नाउ इन द गिवन केस, सिंस द दामोदर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच लोकेटेड अनदर, क्योंकि जो दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है उसका जो ब्रांच है वो दूसरे राज्यों में है, तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करेंगे और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन देम वुड क्वालिफाई सप्लाई, और इस सप्लाई को हम, या ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है इन दोनों के बीच में, इसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। पृथ्वी एसोसिएट्स है वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करती हैं, उसमें सप्लाई गुड्स का काम करते हैं, टैक्सेबल गुड्स का। ठीक है, इट इन टैक्सेबल गुड्स का मतलब इस पर टैक्स लगेगा। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर, अपने टैक्स एडवाइजर से पूछा एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। अब वो अपने टैक्स एडवाइजर से पूछ रहे क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कंसिडरेशन की भी एक्टिविटी जो होगी या जो मैं काम करूंगा वो सप्लाई ट्रीट कर दिया जाएगा। अब वही है कि जो 7(1)(c) का जो शेड्यूल 1 है वो पूरा का पूरा पूछ रहा है। अगर आपको आता होगा तो आप बता दो कि आप अच्छे टैक्स एडवाइजर हो कि हाँ भाई ये 4 केसेज हैं जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं जिसमें बिना कंसिडरेशन के होने पे भी सप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में वही शेड्यूल 1 का सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट हैं, 4 केसेज हैं, वो उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई एज पर सेक्शन 7(1)(a) उन्होंने बोला है कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है एंड शुड बी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड हो सारी ट्रांजेक्शन। लेकिन हाउएवर 7(1)(c) कहता है रीड विद शेड्यूल 1 एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी अगर एक्टिविटी होगी तो सप्लाई मानेंगे। वो 4 केसेस कौन से हैं? पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल बिजनेस असेट, बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो,
लेकिन कंडीशन क्या है, वहां पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो उस असेट पे, तो बिना कंसिडरेशन के भी होगा, तो हम मान लेंगे कि ये सप्लाई है। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन वेयर मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में करो, बिना कंसिडरेशन के कर रहे हो, तो भी हम उसे सप्लाई क्वालिफाई करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट अगर देता है तो भी सप्लाई मान लेंगे। थर्ड, अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है, एजेंट जो है मतलब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स लेता है, ठीक है, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स खरीदता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स खरीद बेचता है, और जहां पे वो सप्लाई है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, मतलब सप्लाई में इनवॉइसिंग वो अपने नाम से करता है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। बिना कंसिडरेशन का भी जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को अगर कुछ देगा तो हम सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल के केस में देखना होता है कि जो एजेंट है वो अपने नाम पे इन्वॉइसिंग कराता है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल की ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लेंगे। नाउ 4, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन। आप इम्पोर्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति के द्वारा जो आपका रिलेटेड पर्सन है, या अदर इस्टेब्लिशमेंट में जो आपका आउटसाइड इंडिया है, और वो जो इम्पोर्ट कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिना कंसिडरेशन के भी उसे हम सप्लाई मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा का पूरा शेड्यूल 1 पूछ लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। कंपोजिट सप्लाई कहता है, कंपोजिट सप्लाई को हम सप्लाई मानते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है वो मान लगा देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी। तो गलत है भाई, कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स नहीं लगाते, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट ऑफ टैक्स लगा देते हैं सब पे। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स तो हम मिक्स सप्लाई के केस में लगाते हैं, इसमें जानबूझ के बंडल करने की कोशिश की जाती है 5 चीज़ों को 6 चीज़ों को, तो उसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट रेट का टैक्स कौन सा है, हाईएस्ट टैक्स रेट किस चीज़ पे है, और वही हम पूरे पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो गलत है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहले ही बता दें कि स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉर कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो कंपोजिट सप्लाई में इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में हम प्रिंसिपल सप्लाई को ट्रीट करते हैं। इट इज द मिक्स सप्लाई, वो तो मिक्स सप्लाई है दिस में दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। वो तो मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई। क्या किसी भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बताने के लिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होना जरूरी है, मतलब टाइटल में तो ओनरशिप ट्रांसफर करना जरूरी है, पोजीशन जिसके दे रहे हो उसके कंट्रोल में वो चीज़ का होना बहुत जरूरी है। आंसर इज यस। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, title as well as possession both need to be transferred for a transaction to be considered as supply of goods। अगर किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना चाहते हो तो आपको टाइटल भी ट्रांसफर करना है और पोजीशन भी ट्रांसफर करना है। टाइटल मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक, और पोजीशन मतलब उसके कंट्रोल में वो चीज़ रहे। मैं कोई सामान खरीद के आ गया तो मेरे कंट्रोल में है ना भाई वो चीज़, ठीक है ना, मैं बोलूँगा नहीं मेरा हो गया आज से, उससे पहले तो वो दुकानदार का है। नाउ इन केस टाइटल इज नॉट, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे। अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो दुकानदार बोलता भैया पहन के फिर वापस कर देना, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ इन सम केस, कुछ ऐसे केस हैं जैसे हायर परचेज के केस में या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में कि भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तब जाकर टाइटल मिलेगा, उससे भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। या अप्रूवल के केस में कस्टमर पहले लेता है फिर सेलेक्ट करता है फिर बोलता है हाँ ठीक है अब पसंद आ गया हम अप्रूवल दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे। जिसमें फ्यूचर की डेट में जाके ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फिर भी उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के हिसाब से बताइए कि क्या ये नीचे की जो 3 ट्रांजेक्शन है क्या ये सप्लाई है। अब देखो, सुलेखा मैन्युफैक्चर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली। सुलेखा मैन्युफैक्चर्स का फैक्ट्री है दिल्ली में और मुंबई में एक डिपो है, बहुत ही रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट, और दोनों के दोनों दिल्ली और मुंबई में अलग अलग जगह रजिस्टर्ड है।
फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली, दिल्ली फैक्ट्री से, जो दिल्ली की जो फैक्ट्री है वहां से मुंबई में भेजा जाता है, मतलब ये स्टॉक ट्रांसफर है। तो क्या ये सप्लाई है? तो यस, ये सप्लाई है। ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो गई, बिना कंसिडरेशन की हो गई, तो भी सप्लाई है। ठीक है। बी, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, रमन जो है वो आर्किटेक्ट है चेन्नई। हिज ब्रदर हुई सेटल इन लंडन, उसका जो भाई है वो लंदन में सेटल है, वो लॉयर है। ठीक है जी, दोनों रिलेटेड है, कोई बात नहीं। अब रमन हैज टेक लीगल एडवाइस, रमन ने लीगल एडवाइस लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया विद रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट। भैया अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तुम बिजनेस से रिलेटेड लेते ना तो हम बोल देते इसे सप्लाई, लेकिन यहाँ तो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो और वो भी फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रहे हो, तो फिर इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। नाउ सी, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई? यस, अगर वो बिजनेस यूनिट के लिए लेता है एडवाइस रमन अपने ही ब्रदर से लंदन में जो सेटल्ड है, तो इसे हम सप्लाई बोलेंगे। देख ले आंसर। कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 6? देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए उन्होंने पूरा का पूरा लिख दिया है कि ये जो डिपो है ना, वो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया हुआ है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। और ये डिस्टिंक्ट पर्सन के हिसाब से उन्होंने लिख दिया इन व्यू ऑफ द सेम फैक्ट्री एंड डिपो ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चर। डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ दिल्ली फैक्ट्री ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चर टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स ऑफ, लेकिन ये फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसे हम सप्लाई मानेंगे एज पर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। दूसरा में जो रिलेटेड पर्सन है, भाई हैं दोनों, एक भाई दूसरा आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो जो सप्लाई तभी मानेंगे जब वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अब देखो मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, इसको हम ट्रीट करेंगे फैमिली, वो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सब के सब माने जाते हैं रिलेटेड पर्सन। नाउ इन द अबव केस रमन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस ले रहा है ब्रदर से, लेकिन ब्रदर कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटेड एज रमन्स ब्रदर वाज वेल नोन। हाउएवर, अच्छा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के केस में ये तभी रिलेटेड माने जाएंगे जो वो मेनली डिपेंडेंट होंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे तो वेल नोन लॉयर है, तो इस केस में वो तो डिपेंडेंट हुआ ही नहीं, तो ये किस में पॉइंट है, ये लिखने वाली बात है। रमन एंड ब्रदर कैन नॉट बी कंसिडर्ड, रमन ब्रदर्स इज अ वेल नोन एम्प्लॉयर एंड नॉट होली मेंटेन ऑन मेनली डिपेंडेंट ऑन रमन, रमन पे कोई डिपेंडेंट है नहीं। फर्दर रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम पर्सनल मैटर, और रमन ने पर्सनल मैटर में लीगल एडवाइस ली एंड नॉट इन कोर्स ऑफ अदर बिजनेस, अपने बिजनेस से तो लिया ही नहीं है। कंसिक्वेंटली सर्विस प्रोवाइडर रमन ब्रदर्स टू हिम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। नाउ सी, देखो अगर वो अपने बिजनेस यूनिट के लिए लेता, बिजनेस यूनिट के लिए, तो हम पहले ये सोच रहे थे कि भाई जो रमन वो है, हमने मतलब उसमें जो डिपेंडेंसी वाला जो पॉइंट है वो मिस कर दिया था। देखो वो वेल नोन लॉयर है, वेल नोन लॉयर मतलब वो भाई पहले से इतना नाम है उसका, तो वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं है। तो जब डिपेंड नहीं है तो वो रिलेटेड रहा नहीं। और आप बिना रिलेटेड से, आप चाहे बिजनेस के लिए ही क्यों ना ले रहे हो, अगर बिना पैसों के ले रहे हो, बिना कंसिडरेशन के लिए ले रहे हो, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आप बिना कंसिडरेशन के रिलेटेड पर्सन से ही अगर इंपोर्ट लोगे तो ही होगा वो सप्लाई। अब यहाँ पे जो उसका ब्रदर है वो रिलेटेड हुआ रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो वेल नोन है, मतलब बड़ा नाम है उसका, वो डिपेंडेंट है ही नहीं अपने ब्रदर पे। तो ऐसे केस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिजनेस के लिए ले रहा है, तो इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 के हिसाब से बताइए ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट वर्ड आ गया ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। Second, goods forming part of business are transferred or disposed of under direction of the person carrying the business as no longer to form part of those assets। अब वो उसके बिजनेस असेट का पार्ट ही नहीं है, जो अपना बिजनेस असेट ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। बट इसमें एक बार देख लेना। नाउ सी, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर, भैया ट्रांसफर तो गुड्स कर दिया लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। नाउ डी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंज्यूमर, तो वही है लास्ट पैसा दे देगा तो फ्यूचर में टाइटल ट्रांसफर, तो भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। देख लें क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो पहला है सप्लाई ऑफ सर्विस, दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स, तीसरा है सप्लाई ऑफ सर्विस और चौथा है सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है,
वो वाला जो था ना, ये परमानेंटली ट्रांसफर और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन एज नो लॉन्गर ऑफ, आगे चल के उसके बिजनेस का, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये याद रखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बाद बाकी तो सिंपल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। अब बताइए पिछले नीचे के 3 केसेस में सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब वापस ले लोगे तुम, ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। बी, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच अप्लाइड टू अनदर पर्सन। ट्रीटमेंट और प्रोसेस करो तो वो जॉब वर्क वाला काम, भाई कपड़ा दे दिया हमने, उसको कलर करके दे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, आपने किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया किसी गुड्स में, गुड्स ट्रांसफर में, तो फिर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो दोनों ऊपर के दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जो तीसरा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो देखो ऊपर के दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस है और नीचे का जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9, the goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of service. Examine the जो validity of this statement। क्या हायर परचेज पे, इंस्टॉलमेंट पे अगर कुछ सामान हम लेते हैं, क्या उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं? नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट वाले सामान पे फ्यूचर में जाके तो टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, उसे हम तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो अब लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट सही नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल अभी एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, कवर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कितने क्वेश्चन है इसमें, क्या हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे? आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ये सारा पूछ रहे हैं आपको, तो अब देखना इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में वो रिलेटेड है या नहीं, ये भी जांचना है। बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, ये भी जांचना है। अब देखो रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है और बिना कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई है। रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेटेड है और पर्सनल से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड बंदा है और पर्सनल सर्विस ले रहा है, तो फिर वो सप्लाई नहीं है। अब रिलेटेड है, नहीं अनरिलेटेड है, बिजनेस के लिए ले रहा है और कंसिडरेशन नहीं है। अनरिलेटेड है, बिजनेस के लिए ले रहा है और कंसिडरेशन नहीं है, तो भी सप्लाई नहीं, क्योंकि वो अनरिलेटेड हो गया ना। तो अनरिलेटेड से आप फ्री में भी लो, चाहे बिजनेस के लिए क्यों ना, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। मिस सिनिक्ति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई। मिस सिनिक्ति कौशिक ने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिसीव किया अपने घर के लिए, बांद्रा में लोकेटेड है, मुंबई में। मिस्टर रेचल से सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और द अमाउंट पेड फॉर द सेट, भैया जब पैसे दे दिए, कंसिडरेशन आ गया, तब तो डेफिनेटली सप्लाई है। वो तो जब कंसिडरेशन नहीं है तब इतने लफड़ेबाजी देखना है। कंसिडरेशन आ गया ना, तो हमने 7(1) में ही देख लिया था कि इंपोर्ट के केस में कंसिडरेशन का होना जरूरी है, वो सप्लाई मान लेंगे। सेकंड, मिस श्रीनिधि इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ले रहे हैं, वही अपने घर मुंबई के लिए अपने भाई से, मिस्टर वरुण से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिख गया होली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रीनिधि। अब ये पूरे तरीके से श्रीनिधि पे डिपेंडेंट है, तो इसे बोलेंगे रिलेटेड। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, रिलेटेड। दूसरा, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, ये तो उसके घर से रिलेटेड है, और मिसेस श्रीनिधि ने कोई कंसिडरेशन भी नहीं दिया, तो ये सप्लाई, ये जो है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिलेटेड तो है लेकिन वो पर्सनली सर्विस के लिए है, मतलब पर्सनली यूज कर रही है, बिजनेस के लिए नहीं। नाउ थर्ड, विल योर आंसर बी चेंज इफ द अबव केस इफ मिसेस श्रीनिधि हैज टेकन इंटरव्यू विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस। क्या आपका आंसर बदल जाता अगर मिस श्रीनिधि अपने ब्रदर से बिजनेस के लिए ले रही होती? अपने ब्रदर रिलेटेड से, उसके बाद बिजनेस से, उसके बाद बिना कंसिडरेशन, यस, तो आंसर जवाब बदल जाता, फिर हम बोलते ये सप्लाई है। चलें अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहला उन्होंने बोल दिया कि सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। सप्लाई में इंपोर्ट अगर आप करते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो कंसिडरेशन के लिए, तो सोचना ही नहीं, वो तो सप्लाई है ही।
और अगर आप इंपोर्ट करते हो बिजनेस के लिए, इवन इफ नहीं, बिजनेस अगर आप बिना बिजनेस के लिए मतलब पर्सनली भी अगर करते हो और कंसिडरेशन दे देते हो तो सप्लाई है। तो पहले तो दो क्लियर कर दिया और पहले पॉइंट बता दिया कि ये जो है सप्लाई है, क्योंकि चाहे आप अपने बिजनेस के लिए करो चाहे पर्सनली करो, अगर आपने कंसिडरेशन दे दिया तो सोचना ही नहीं है, सप्लाई है। सेकंड, अब रिलेटेड पर्सन की उन्होंने डेफिनेशन दे दी, स्पाउस, चिल्ड्रन रिलेटेड पर्सन में आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये तभी रिलेटेड में आएंगे जब वो होली डिपेंडेंट पे। तो पहले रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद बता दिया कि मिस नीति ने अपने भाई से लिया है, वो भी रेजिडेंस के लिए, ना कि अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो इसीलिए हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। नाउ थर्ड, उन्होंने बोल दिया कि जो मिस नीति है अपने ब्रदर से ले रही है और अपने बिजनेस के लिए ले रही है, तो हम इसको बोल देंगे यस इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो इसको हम सप्लाई ट्रीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Dum Electronics has sold the following electronics items to Akbar Retail. दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने अकबर रिटेल को ये चीज़ें बेच दी हैं। क्या? रेफ्रिजरेटर बेचा जो कि 18% टैक्स है, स्टेबलाइजर 12% से, एलईडी टेलीविजन 12% से टैक्स लगता है, स्प्लिट एसी पे 28% टैक्स लगता है, स्टेबलाइजर पे 12%, ये सब बेच रहा है। और दमदम इलेक्ट्रॉनिक ने एक सिंगल इनवॉइस बनाया, ठीक है, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ दी अबव आइटम, और सभी का अलग अलग वो प्राइस भी बता रहा है। तो भाई दिक्कत ही क्या है, फिर तो कंपोजिट और मिक्स का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि कंपोजिट और मिक्स का सवाल ही तब उठता है जब इन्हीं सब चीजों का एक सिंगल प्राइस बना देता, सिंगल इनवॉइस में सिंगल प्राइस बना देता। तो हर एक का अलग अलग प्राइस बता रहा है, तो भैया अलग अलग का प्राइस बता रहा है, अलग अलग रेट पता है, तो मैं लगा दो, सिंपल इनवॉइसिंग हो गई। नाउ अकबर, अब देखो सेपरेटली कर दिया ना, अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक, अकबर रिटेल स्टोर ने एक सिंगल चेक दे दिया 1 लाख फॉर ऑल द आइटम्स एज द कंपोजिट डिस्काउंटेड। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है, डिस्काउंट दे दिया। नाउ स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन द केस, कोई प्रॉब्लम वाली तो चीज है ही नहीं इसमें। अब इन्होंने क्या कहा, देखो, इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली, वो नॉट नेचुरली बंडल तो वो है ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें और अलग अलग चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स देयरफॉर सच सप्लाई इज नॉट अ कंपोजिट, इसको हम कंपोजिट सप्लाई तो नहीं बोलेंगे। फर्दर, ऑल्दो अकबर रिटेल स्टोर हैज पेड अ composite discount price of these goods, Dum Electronics has not charged a single price. Dum Electronics ने तो सिंगल प्राइस चार्ज किया नहीं था, therefore said supplies is not a mix supply, ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है, कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है, मिक्स सप्लाई भी नहीं है। तो सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम, माना जाएगा ये अलग अलग आइटम बेचा गया है, विच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स, अलग अलग रेट से जो जो उनका रेट है वैसे वैसे लगा दिया जाएगा, ना ये कंपोजिट है ना ही ये मिक्स्ड है। Question number 12. Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 package at rupees 30 each to Mukhija gift shop. एक पैकेज है वो 30 रुपए में दिया है और 20,000 पैकेज भेज दिए, ठीक है। ईच पैकेज, उसमें 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस है और एक टॉय बैलून भी है। उसमें चॉकलेट पे 18% है जीएसटी, फ्रूट्स पे 12% है, टॉय पे 5%। अब बताओ ये जो पैकेज है ये जानबूझ के कंपोजिट करने की कोशिश की गई, तो इसे हम बोलेंगे मिक्स्ड, क्योंकि चॉकलेट और फ्रूट का कोई लेना देना नहीं, आपस में कोई रिलेटेड तो है नहीं, या कि इसके बिना चॉकलेट नहीं बेचा जा सकता, तो इनको बोलेंगे ये भैया मिक्स कर दिया तुमने। और इन मिक्स इसलिए हो जाएगा मिक्स सप्लाई क्योंकि तुम एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हो, वो भी ₹30, तो इस पे पूरे पे 20,000 इंटू 30 जो भी अमाउंट आएगा उन पूरे पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, चॉकलेट का रेट 18% से टैक्स लगा देंगे। अब देखो उन्होंने वही सारी चार्जेस लिख दी कि भाई 20,000 गुने 30, 6 लाख आ गए, उस पर 18% से टैक्स लगा दिया, और उन्हें बता दिया वही सारी कहानी कि भैया एक से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाई को तुमने जानबूझ के कंजक्ट करने की कोशिश की है, जानबूझ के रखने की कोशिश की है, इसमें एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो हम इसे मिक्स सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे लिखो इट इज़ अ मिक्स सप्लाई, स्टेटेड सप्लाई, इसको मिक्स सप्लाई मान देंगे, इसलिए हम हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से लगा देंगे, इस पर हाईएस्ट टैक्स रेट लगेगा पूरे पैकेज के अमाउंट पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा, हरियाणा में गगन इंजीनियरिंग लिमिटेड
प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फॉर हैवी स्टील मशीनरी, और वो मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हैवी स्टील मशीनरी के लिए। नाउ फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क करने के लिए गगन इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कंटेनर ट्रक्स इक्विपमेंट विद आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स। उन्होंने एक ट्रक भेज दिया रिपेयर करने के लिए और उसमें इक्विपमेंट्स भेज दिए, कंज्यूमर भेज दिए, टूल्स भी भेज दिए, पार्ट्स भेज दिए। नाउ फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर, अपने ही सेंटर में, जो कि अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया वेयर द क्लाइंट मशीनरी आर बीइंग ब्राउट, और दूसरे स्टेट्स में है, हरियाणा से वहाँ भेज देते, वहाँ पे क्लाइंट के गाड़ियाँ आती, मशीन आती और वहाँ पे रिपेयर होता है। नाउ डिस्कस द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक। अभी जो ट्रक इंटर स्टेट मूव हो रहा है उस पर बताइए कि क्या जीएसटी लगेगा। वर्क फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स लोकेटेड इन अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। तो अब ये ट्रक की मूवमेंट के ऊपर जीएसटी का सवाल है, ये थोड़ा सा यूनिक सवाल है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एज पर सेक्शन 25(4) अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। वो कह रहे हैं एक व्यक्ति का अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक से ज़्यादा राज्यों में उसका रजिस्ट्रेशन लिया हो, एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लिया हो, तो उसे हम आपस में बोलेंगे ये सब के सब जो इसके बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। नाउ शेड्यूल 1 जो है वो सीजीएसटी एक्ट का बोलते हैं कि अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को बिना कंसिडरेशन का भी अगर कोई सामान सप्लाई, मतलब गुड्स भेजते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे हम सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। However, as per the CBIC, अब CBIC का एक सर्कुलर है इसके ऊपर, the interstate movement of various modes of conveyance including trucks carrying goods or passenger or both or for repair or maintenance between distinct person as specified in not involving further supply of such conveyance may be treated neither as a supply of goods or nor supply of service and therefore will not be leviable to IGST। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा है, सीबीआईसी का सर्कुलर है कि ये जो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है ना ट्रक की, वो उसको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इसलिए इस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हाउएवर शैल बी लेविएबल ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस। बस वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर कुछ काम हो रहा है तो उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ ट्रक के ऊपर जो इतनी सारी चीजें हो रही है उस पे नहीं लगेगा, उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। दस इन द गिवन केस इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा टू इट्स रिपेयर सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स नीदर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई। तो ये इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है ना ट्रक की, उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरवना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में वो लोग अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब दारू बेचना चाहते हैं, इस पे तो जीएसटी है ही नहीं, नॉन टैक्सेबल है ये। देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर लाइसेंस टू तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर सेलिंग लिक्विड। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया कि दारू बेचना चाहते हैं, शराब बेचना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ज स्पेसिफाइड, और उसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने फी भी चार्ज कर लिया। नाउ एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सरवना एंड सन्स क्वालिफाइज एज सप्लाई। क्या जो गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया है, उसके बदले जो फीस ली है, क्या इसे सप्लाई बोलेंगे? लेकिन अगर हम देखें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो टैक्स है, मतलब दायरे से ही बाहर है, तो ऐसे। और वैसे भी गवर्नमेंट अगर कोई काम करे तो हमने तो उसको देखा है कि ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो हमने देखा था ना एमपी, एमएलए और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो शेड्यूल 3 है उसमें ये चीज है। नाउ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म लाइसेंस फी। वो जो लाइसेंस दिया जा रहा है कंसिडरेशन लेके, वो लाइसेंस फी लिया जा रहा है, एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है। दस इन द गिवन केस द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सरवना सन्स, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो ग्रांट दे रही है, जो लाइसेंस दे रही है, उसके बदले जो पैसा ले रही है, वो ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्विक रिवीजन और सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कवर कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।